हेलो स्टूडेंट्स, मैं कवचित व्यास एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्लास 8 एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसमें अपन ने टॉपिक लिया था कृषि पद्धतियां, जिसमें मिट्टी तैयार करना हमने कर लिया, बुआई करना व खाद व उर्वरक देना। ये तीन टॉपिक हमने अपने पिछले वीडियो में पूरा कर लिया। आज हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो कृषि पद्धतियों के जो तीन चरण है, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना और खाद व उर्वरक देना, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे का टॉपिक लेते हैं। आगे का टॉपिक है अपना सिंचाई। सिंचाई के बारे में पढ़ते हैं। तो हम जानते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति में उपस्थित सभी जीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए, वृद्धि करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें मिट्टी तैयार करने, बुआई करने, खाद व उर्वरक देने के ठीक बाद सिंचाई करने की आवश्यकता है। तो सिंचाई से रिलेटेड क्या क्या है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। सिंचाई कहते किसे? तो सिंचाई की परिभाषा है निश्चित समय अंतराल खेतों में पानी देना, खेतों में जल देना। क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई की परिभाषा निश्चित समय अंतराल खेतों में जल देना। निश्चित समय अंतराल का मतलब यह है कि जैसे किसी खेत के अंदर आपने देखा होगा, खेत का निरीक्षण किया होगा, तो खेत के अंदर कई सारी क्यारियां बनी होती, कई सारे ब्लॉक बने होते हैं। जैसे ये खेत है, इस खेत को मैं 4 ब्लॉक के अंदर बांटा। कितने ब्लॉक के अंदर बांट रहा हूं? 4 ब्लॉक के अंदर अपन इस खेत को बांट रहे हैं। जैसे 4 ब्लॉक के अंदर अपन ने इस खेत को बांट दिया। ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक और ये चौथा ब्लॉक। यहां से अपन खेत को क्या दे रहे हैं? जल दे रहे हैं। अब होगा क्या, अपन क्या कर रहे हैं, पहले एक दिन में 1 और 2 क्यारियों को क्या दे रहे हैं? पानी दे रहे हैं। यानी कि ये जो वॉल है ये बंद कर देते अपन। तो पहले 2 दिन अपन ने 1 और 2 क्यारियों को पानी दिया। फिर अगले 2 दिन यहाँ पर 1 व 2 क्यारियों को बंद करके अपन 3 और 4 क्यारे को पानी देते। फिर उसके अगले 2 दिन वापस 1 व 2 को, यानी अपन ठीक 2-2 दिन छोड़कर 2-2 क्यारियों को क्या दे रहे हैं? पानी दे रहे हैं। तो निश्चित समय अंतराल खेतों में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। यदि आपने निश्चित समय अंतराल खेतों में जल नहीं दिया, यानी कि 2 दिन पहले 2 क्यारियों को जल दिया, उसके बाद अगले 4 दिन तक आपने 3 और 4 क्यारे को जल दिया, फिर आपने 6 दिन तक 1-2 क्यारे को जल दिया, इस स्थिति में या तो जल की अधिकता हो जाएगी तो पौधे मर जाएंगे, या जल की कमी होने से पौधे मर जाएंगे। इसलिए निश्चित समय अंतराल के दौरान खेतों में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, सिंचाई किसे कहते हैं? तो निश्चित समय अंतराल खेतों में पानी देना, खेतों में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई के लाभ क्या क्या है? दूसरा पॉइंट अपन क्या लेंगे? सिंचाई के लाभ। तो सिंचाई के क्या क्या लाभ है? तो सिंचाई करने से मिट्टी नम बनी रहती है, और नम मिट्टी में पौधों की वृद्धि, बीजों का अंकुरण जो है वो सबसे पहले होता है। हम जानते हैं बुआई के दौरान बीज अपन ने मिट्टी में डाल दिए, खाद व उर्वरक भी दे दिया, और बीजों का अंकुरण, बीजों से पौधे का निर्माण नमी की उपस्थिति में ही संभव है। बिना नमी की उपस्थिति में बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता। इसलिए हमें सिंचाई करनी जरूरी है। अब पहला क्या उपयोग हो गया, लाभ क्या हो गया? ये बीजों के अंकुरण में सहायता करते हैं। दूसरा, ये मिट्टी को नम बनाए रखते हैं। तीसरा, अपन ने जो मिट्टी में खाद व उर्वरक दिया है वो पौधों में जल की सहायता से ही प्रवेश करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पौधे की जो जड़ है वो जल का क्या करती है? अवशोषण करती है। तो ये जल की सहायता से ही मिट्टी में जो पोषक तत्व है, मिट्टी में जो खाद व उर्वरक है, वो जल की सहायता से ही पौधे में प्रवेश कर सकते हैं। इसी प्रकार जल की सहायता से ही वो पोषक तत्व जड़ से तना और तने से पत्तियों तक पहुंच सकते हैं। हम जानते हैं पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? पत्तियां। इसलिए पत्तियों को पादप की भोजन फैक्ट्री कहा जाता है, फूड फैक्ट्री कहा जाता है। इसलिए पत्तियों तक भोजन पहुंचना अनिवार्य है, पत्तियों तक पोषक तत्व पहुंचना अनिवार्य है, तो वो जल की सहायता से ही होता है। ये उपयोग हो गया। अगला उपयोग क्या है? जल जो है वो पत्तियों को गर्मी या पौधों को गर्मी व पाला
यानी सर्द ऋतु में उसकी सुरक्षा करता है। तो जल की बात करें, अगला लाभ क्या जल का, कि वह पौधों को गर्मी व पाले से क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये हो गया सिंचाई के लाभ। फिर अपन बात करते हैं सिंचाई के स्रोत क्या है। स्रोत का मतलब सिंचाई हमें कहां कहां से करनी होती है। तो सिंचाई करने के लिए हम जानते हैं कि सिंचाई के लिए हम कुआं, बावड़ी, तालाब, झील, नहर, बांध, इन सभी का उपयोग अपन सिंचाई के स्रोत के रूप में करते हैं, जहां से हमें क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो किसान सिंचाई करने के लिए कौन कौन से स्रोतों का प्रयोग करता है, कुआं, बावड़ी, तालाब, झील, नहर, बांध आदि का प्रयोग करता है। तो ये सिंचाई के स्रोत हो गए। अब बात करते हैं सिंचाई के तरीके, जो कि इंपॉर्टेंट है। यहां से एक तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है सिंचाई के किसे कहते हैं, दूसरा सिंचाई के लाभ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तीसरा सिंचाई के स्रोत और चौथा सिंचाई के तरीके। सिंचाई करने के कौन कौन से तरीके। तो उस तरीकों की यदि अपन बात करें तो लेते हैं तरीके। तो तरीके कौन कौन से है तो देखते हैं। सिंचाई करने के मुख्य रूप से दो प्रकार के तरीके, एक तो पारंपरिक तरीका और एक आधुनिक तरीका। तो पहले मैं बात करता हूं पारंपरिक तरीका। पारंपरिक तरीका वो तरीका होता है जो पुराने समय में किसानों द्वारा अपनाया जाता था। कौन कौन सा पारंपरिक तरीका है। तो पारंपरिक तरीके में पहला आपको याद रखना है रहट, दूसरा आपको याद करना है ढेकी, तीसरा आपको याद करना है चैन पंप, चौथा आपको याद करना है मोट। तो रहट, ढेकली, चैन पंप और मोट, ये सिंचाई के पारंपरिक तकनीक है। आपने देखा होगा कुएं में एक गिरनी लगी होती है, उस गिरनी के एक सिरे में एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लगा होता है, लकड़ी की एक बड़ी सी कह सकते हैं लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा लगा होता है, और उसके टुकड़े के अंतिम सिरे पर एक भारी पत्थर बांधा जाता है और दूसरे सिरे पर बाल्टी बांधी जाती है। जैसे उस भारी लकड़ी के एक सिरे में जो पत्थर बंधा हुआ है उस पत्थर को हल्का सा छोड़ता है, तो उस स्थिति में वो पानी की जो बाल्टी है वो नीचे की ओर जाती है, और जैसे ही वापस उस भारी पत्थर को उस लकड़ी से जोड़ते हैं वापस वो लकड़ी को नीचे करता है, पानी से भरी बाल्टी ऊपर आ जाती है। उसी प्रकार एक बैल उस कुएं के चारों तरफ घूमती है, गिरनी लगी होती है, गिरनी पर बहुत सारी बाल्टियां लगी होती है, बाल्टियां नीचे जाती फिर ऊपर आती है। ये विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया जो है वो रहट, ढेकली, चैन पंप, मोट से रिलेटेड है, जो पारंपरिक तरीका है। लेकिन वर्तमान में विज्ञान ने प्रगति की और प्रगति के दौरान आधुनिक तरीके अपनाए जाते हैं। तो आधुनिक तरीके कौन कौन से उसके बारे में बात करते हैं। कौन से तरीके, आधुनिक तरीके। तो सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से समझना। सिंचाई करने के कौन से तरीके, आधुनिक तरीके। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर आधुनिक तरीके। तो सिंचाई करने के आधुनिक तरीके दो है, एक तो है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। तो सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से, छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। अब छिड़काव तंत्र की यदि अपन बात करें तो छिड़काव तंत्र में क्या क्या होता है। सबसे पहली कंडीशन ये है, छिड़काव तंत्र उन्हीं स्थानों पर किया जाएगा जहां भूमि असमतल हो। यानी छिड़काव तंत्र कौन सी भूमि के लिए किया जाता है, असमतल भूमि के लिए किया जाता है। यानी जहां उबड़ खाबड़ भूमि हो वहां पर इस छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, जहां पर पानी जो है उसकी मात्रा, पानी की मात्रा जो है वो क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। यानी जिस खेत में जिस स्थान पर पानी की मात्रा अधिक हो और भूमि असमतल हो, उस क्षेत्र में छिड़काव तंत्र सिंचाई करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें खेत में क्या होता है, ये खेत है, इस खेत में बड़ी बड़ी पाइपलाइनें बिछी होती है और इस पाइपलाइनों का, प्रत्येक पाइपलाइनों का जो सिरा है वो मुख्य पाइपलाइन से जुड़ा होता है। ये मुख्य पाइपलाइन है। अब इस पाइपलाइन जो खेत के अंदर बिछी है, प्रत्येक पाइपलाइन से कुछ निश्चित दूरी पर नली का ऊपरी सिरा ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है और ऊपर की तरफ घूमता हुआ नोजल कीप लगा होता है। घूमता हुआ क्या लगा होता है, नोजल कीप लगा होता है। इस नोजल कीप में बहुत सारे छिद्र होते हैं। जैसे ही जल पंप की सहायता से जल को डाला जाता है तो ये जल तेजी से इन पाइपलाइनों की सहायता से नोजल कीप के अंदर आता है और नोजल कीप से वो घूमता हुआ, यानी नोजल कीप में जैसे ही पानी आता है तो नोजल कीप
घूमती है और घूमने के दौरान वो क्या करती है, जल को बाहर बिखेरती है। ऐसा लगता है कि मानो पेड़ पौधों की पत्तियों पर, पेड़ पौधों पर वर्षा हो रही है। आपने कई स्थानों पर देखा होगा जहाँ घास बिछाई होती है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के फल पुष्प लगे होते हैं, मुख्य रूप से जहाँ घास उपस्थित होती है वहां की भूमि थोड़ी असमतल होती है, तो वहां पर इस प्रकार का उपयोग किया जाता है नोजल की वर्षा के फुहारों के रूप में घास की सभी पत्तियों तक, जड़ों तक जल को पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये हो गया छिड़काव तंत्र। छिड़काव यानी वर्षा के रूप में ये जल को पौधों तक पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन इस स्थिति में, इस तरीके में जल की हानि ज्यादा होती है, क्योंकि जल वर्षा के रूप में पत्तियों तक, पौधों पर गिर रहा है, तो कई सारा जल जो है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाष्पित हो जाता है। कुछ जल यानी 100% में से 40% जल ही पौधों की जड़ों तक पहुंच पाता है। तो इसलिए इसमें जल की व्यर्थ, जल की हानि बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये असमतल भूमि में सबसे ज्यादा उपयोग में किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल कॉफी के जो खेत है, जहां पर कॉफी के बीज उगाए जाते हैं, बीज का निर्माण किया जाता है, वहां पर इस छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला अपन लेते हैं कौन सा टॉपिक, ड्रिप तंत्र। अब ड्रिप तंत्र में क्या क्या कंडीशन है, तो ड्रिप तंत्र सदैव कौन सी भूमि के लिए होगा, समतल भूमि के लिए। कौन सी भूमि के लिए होगा, समतल, जहां छिड़काव तंत्र असमतल भूमि के लिए। और ड्रिप तंत्र उस क्षेत्रों में किया जाएगा जहां पर पानी की मात्रा जो है वो क्या हो, कम, पानी की मात्रा क्या हो, कम, उन क्षेत्रों में ड्रिप तंत्र का प्रयोग किया जाता है। ड्रिप तंत्र में क्या है, ड्रिप तंत्र में खेत के अंदर जो पाइपलाइन बिछी होती है वो मिट्टी के अंदर बिछी होती है। क्या होती है, मिट्टी के अंदर पाइपलाइनें बिछी होती है, यानी मिट्टी के अंदर की तरफ पाइपलाइनें बिछी होती है, मिट्टी उस पाइपलाइन को ढक देती है। साथ ही इतना नहीं ढकती है वो पूर्ण रूप से मिट्टी के अंदर चले जाए, हल्का सा उसको ढकती है। और इन पाइपलाइनों में क्या होता है, छिद्र होते हैं। इन पाइपलाइनों में छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही इन पाइपलाइनों में मुख्य पाइपलाइन से जल छोड़ा जाता है तो ये छिद्र, ये जो जल है वो इन पाइपलाइनों के छिद्रों से बाहर निकलता है और छिद्रों से बाहर निकलकर सीधा उनकी जड़ों में जाता है। यानी बूंद बूंद करके, इन छोटे छोटे छिद्रों से बूंद बूंद करके जल जो है वो उस पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। तो बूंद बूंद करके खेतों में जल देना जो है वो ड्रिप तंत्र कहलाता है और फव्वारे के रूप में खेतों में जल देना जो है वो छिड़काव तंत्र कहलाता है। अब इस ड्रिप तंत्र की विशेषता क्या है, इससे एक तो जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा वाष्पित नहीं होता है, यानी जल की बचत होती है। और इस विधि में जो जल है वो पौधों की सीधी जड़ों में जाता है, क्योंकि पौधे की पत्तियां, तना जल का अवशोषण नहीं करती, जड़ अवशोषण करती है। और जड़ों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा तंत्र करता है, ड्रिप तंत्र। इसलिए ये जो तंत्र है वो सामान्यतः बगीचे है, जितने भी खेत है जहां समतल भूमि हो वहां पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है 8वीं बोर्ड आरबीएससी एनसीईआरटी से रिलेटेड या आरबीएससी से रिलेटेड प्रश्न क्या पूछा जाता है कि सिंचाई की आधुनिक विधियों का वर्णन कीजिए। सिंचाई की आधुनिक विधि या ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र का वर्णन कीजिए। सिंचाई के पारंपरिक साधन कौन कौन से हैं, सिंचाई के परिभाषा क्या, इसके रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जाता है। आपने सिंचाई करनी, सिंचाई करने के बाद क्या काम होगा, खरपतवार से सुरक्षा, क्योंकि खेतों में जैसे ही आप जल देते हो तो जो बीज मिट्टी के अंदर दबे हैं, मिट्टी के अंदर दसे, उनका अंकुरण होगा। साथ ही अन्य कई प्रकार के ऐसे बीज होते हैं जो हवा में किसी न किसी रूप से, किसी न किसी माध्यम से वो मिट्टी में आ जाते हैं, तो उनका भी तो क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है। वो भी वहां पर भली भांति फसलों की तरह उगना प्रारंभ कर लेते हैं, तो उन्हें खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार की परिभाषा याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, खरपतवार किसे कहते हैं। अगला टॉपिक अपन ले रहे हैं 5वां, खरपतवार। कौन सा ले रहे हैं, खरपतवार। तो खरपतवार क्या है, समझ, खरपतवार किसे कहते हैं। तो खरपतवार की परिभाषा, जब किसी फसल के साथ प्राकृतिक रूप से, मानव इसे नहीं उगाता है, प्राकृतिक रूप से ही उग जाता है, तो जब किसी फसल, या कहेंगे जब किसी फसल में या जब किसी फसल के साथ प्राकृतिक रूप से कोई अवांछित पौधा उग जाता है, अवांछित फसल उग जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार वो फसल है या वो पौधा है जो फसलों के साथ प्राकृतिक रूप से अवांछित रूप से उग जाता है। तो जब किसी फसल के साथ प्राकृतिक रूप से
कोई अवांछित पौधा उग जाता है, कोई अवांछित फसल उग जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, खरपतवार। या अवांछित का मतलब वो फसल है जिनका उपयोग आपके लिए कुछ नहीं, ना तो आपको बीज देंगे, ना आपको फल देंगे, किसी भी प्रकार से वो पौधे आपके लिए उपयोगी नहीं है। तो उन अनुपयोगी पौधों को, फसलों को अपन क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। खरपतवार की परिभाषा रिपीट करता हूं, जब किसी फसल के साथ अवांछित रूप से प्रकृति द्वारा कोई अन्य पौधा या फसल उग जाती है, उन्हें खरपतवार कहा जाता है। अब खरपतवार को हटाना इंपॉर्टेंट है, खरपतवार को हटाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्वेश्चन आ गया, खरपतवार को हटाना, खरपतवार को हटाना क्यों जरूरी है? भले वो फसल के साथ उग रहे हैं तो अपने को क्या मतलब, क्यों हटाया जाता है उसको? तो खरपतवार फसलों के साथ, खरपतवार जो है वो जो हमारी फसल है, उन फसलों के साथ कुछ चीजों के लिए स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहले प्रकाश के लिए वो स्पर्धा करते हैं, दूसरा जल के लिए वो स्पर्धा करते हैं, तीसरा पोषक तत्व के लिए वो स्पर्धा करते हैं, चौथा आवास के लिए स्पर्धा करते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए वो हमारी जो मुख्य फसल है उसके साथ स्पर्धा करते हैं। कहने का मतलब, यदि आपने किसी खेत में अनाज की फसलें उगाई है, गेहूं की फसलें उगाई है और वहां पर बहुत सारे खरपतवार उगे, तो वो खरपतवार अपनी पत्तियों को फैला देते हैं, जिससे गेहूं के पौधों की, गेहूं के फसलों की पत्तियों के ऊपर वो अपनी पत्तियों को फैला देते हैं, जिससे गेहूं की पत्तियों को, गेहूं की फसल को प्रकाश नहीं उपलब्ध हो पाएगा, जिससे उनकी वृद्धि प्रभावित होगी। साथ ही जल, खरपतवारों की एक क्षमता होती है कि वो खेतों से अधिक जल का अवशोषण करती है। जहां जल आप फसलों के लिए दे रहे हो, गेहूं की फसल के लिए जो जल आप दे रहे हो, वो जल खरपतवार उपयोग कर लेगा, तो जो गेहूं की फसल की वृद्धि होगी वो नहीं हो पाएगी, तो जल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही पोषक तत्व, अब जल का उपयोग खरपतवार करेंगे तो जल में ही पोषक तत्व घुले, तो वो भी पोषक तत्व खरपतवार में चले जाएंगे, जो कि फसलों को प्राप्त नहीं होंगे, जिससे वो उनकी फसल उत्पादन प्रभावित होगा। और आवास के लिए वो अपनी पत्तियां, तने को इस प्रकार फैलाते हैं कि आसपास की फसलों को क्या कर देते हैं, झुका देते हैं, आसपास की फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो इन चीजों के लिए वो क्या करते हैं, फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, और प्रतिस्पर्धा करने के कारण हमें खरपतवारों को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो खरपतवारों को हटाने की जो प्रक्रिया है, या खरपतवारों को हटाने को क्या कहते हैं, हटाने की जो प्रक्रिया है, उस हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समझना, निराई कहते हैं। क्या कहते हैं? निराई। तो प्रश्न पूछा जाता है, निराई किसे कहते हैं? खरपतवारों को खेतों से हटाना क्या कहलाता है? निराई कहलाता है। क्यों हटाना, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब खरपतवार की यदि अपन बात करें, खरपतवार को हटाने के लिए किसान विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाता है। जैसे बीज बोने से पहले मिट्टी को तैयार करना होता है, तो वो जुताई करता है। तो जुताई करने के दौरान जो खरपतवार पनप रहे, उग रहे, वो उस जुताई के दौरान कल्टीवेटर की सहायता से उन पत्तियों से वो नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के बाद वो उन्हीं मिट्टी में मिल जाते हैं, क्योंकि खरपतवार में भी पोषक तत्व है। और वही खरपतवार जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो वो खरपतवार से पोषक तत्व हमारी फसलों को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार खेतों में लगातार जुताई की जाती है। जब भी किसी फसल को उगाया जाता है, बोया जाता है, बोने से पहले किसान अपने खेत में 4-5 बार जुताई करता है, ताकि जितने भी खरपतवार है वो, और अधिक गहराई तक जुताई करता है ताकि खरपतवार क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। और विभिन्न प्रकार के तरीके किसान जो है खरपतवारों को हटाने के लिए, उनको उखाड़ा भी जाता है, कुदाली से उनको काटा भी जाता है, तो विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाए जाता है। फिर बात करते हैं खरपतवार हटाने के लिए, आपने देखा होगा कई जो किसान है वो फसलों के ऊपर एक रासायनिक पदार्थ का छिड़काव करता है। वो रासायनिक पदार्थ खरपतवारों को नष्ट करने का काम करता है, और उस रासायनिक पदार्थों को कहा जाता है खरपतवारनाशी। खरपतवारनाशी, तो खरपतवारनाशी क्या है? खरपतवारनाशी वे पदार्थ है जो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप याद रख सकते हो 2,4-D। 2,4-D एक रासायनिक पदार्थ है जिसमें खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसको स्प्रे की सहायता से फसलों के ऊपर छिड़का जाता है। तो ये खरपतवारनाशी जो है वो खरपतवारों को तो नष्ट कर लेगा, लेकिन फसलों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो किसान इसका छिड़काव कर रहा है, उस किसान के स्वास्थ्य पर यह प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसलिए कई किसान आपने देखे होंगे, इस खरपतवारनाशी छिड़काव के दौरान उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है, किसी न किसी प्रकार का रोग उन्हें लग जाता है। तो ये हो गया खरपतवारों को नष्ट करना। खरपतवारों को नष्ट करने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब फसल क्या हो जाएगी, पक जाएगी,
और फसल पकने के बाद उसको क्या किया जाएगा, काटा जाएगा। और उस फसल को पक जाने के बाद काटना ही क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। तो छठा पॉइंट अपन लेते हैं कटाई। तो कटाई किसे कहेंगे, फसल के पूर्ण रूप से पक जाने के बाद उन्हें काटना क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। कटाई करने के लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है, उस मशीन का नाम है हार्वेस्टर। क्या कहते हैं, हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टर वो मशीन है जिससे फसलों को काटा जाता है। फसलों को देखो, जहां छोटे खेत होते हैं वहां पर हार्वेस्टर मशीन का उपयोग नहीं करते, वो हाथ से ही फसलों को उखाड़ लेते हैं या धरातल से ऊपर की तरफ उसे काट देते हैं, दराती से काट देते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े खेत होते हैं जहां पर 100-100 बीघे में फसल फैली होती है, वहां पर फसलों को काटने के लिए हार्वेस्टर मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो हार्वेस्टर का काम है खेतों से फसलों को काटना, खेतों से फसलों को काटना। तो हार्वेस्टर का काम क्या है, खेतों से फसलों को काटना। अब फसल कटने के बाद क्या उस फसल का उपयोग आप कर सकते हो, नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारा कचरा है, उस कचरे को अलग करना। कचरे को अलग करने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है वो मशीन कौन सी है, थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग का काम है फसल से बीजों व भूसों को क्या करना, अलग करना। बीजों व भूसों को क्या करना, अलग करना। आपने देखा होगा एक मशीन होती है जिसमें फसलों को डाला जाता है, एक तरफ बीज निकलता है और एक तरफ भूसा निकलता है, वो थ्रेसिंग मशीन है। अब आजकल पहले पुराने समय में क्या होता था, हार्वेस्टर अलग उपयोग होता था, थ्रेसिंग अलग उपयोग होता था। लेकिन आजकल नई टेक्नोलॉजी में हार्वेस्टर और थ्रेसिंग एक ही मशीन में होता है। तो वो क्या करती है मशीन, फसलों को काटती जाती है, भूसे को अलग करती जाती है और बीजों को अलग करती जाती है। इसमें समय की भी बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है। तो दोनों स्थितियों में ये फायदा है। तो संयुक्त रूप से इसका उपयोग किया जाता है। तो फसल की कटाई होने के बाद आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जब फसल की कटाई होती है तो एक बड़ा पर्व के रूप में इन्हें माना जाता है, क्योंकि 3-4 महीने फसल के पकने के बाद बड़े इंतजार के बाद उन्हें एक उपहार के रूप में फसल से उत्पाद प्राप्त होता है और इस उत्पाद को वो एक पर्व के रूप में बनाते हैं। और यही पर्व पोंगल, होली, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अपन दीपावली कह सकते हैं, होली कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार के त्योहारों के रूप में ये उत्सव कटाई के दौरान मनाया जाता है। फिर बात करते हैं कटाई के बाद भंडारण। अब भंडारण का मतलब ये हो गया, आपने कटाई के दौरान फसल से बीज प्राप्त कर लिए, अब इस बीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। तो लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इनका उचित रूप से भंडारण करना आवश्यक है। इसके क्योंकि जब अपन फसल से बीजों को प्राप्त करते हैं तो उस बीजों में नमी उपस्थित होती है, और नमी उपस्थित होती है तो ये नमी विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों को, विभिन्न प्रकार के कीटों को, चूहों को, विभिन्न प्रकार के अन्य जीवों को आकर्षित करती है और वो जीव इस नमी युक्त बीजों को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए सबसे पहला काम है बीजों में नमी को निकालना। इसलिए बीजों को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, तेज धूप में सुखाया जाता है। आपने देखा होगा अपने सोजत में मेहंदी कटने के बाद मेहंदी को 1-2 दिन तक धूप में सुखाया जाता है ताकि उसमें नमी बाहर निकल जाए। नमी बाहर निकलती है, आप उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हो। तो नमी बाहर निकल गई, तेज धूप में सुखाने के बाद अब उसको फसल उत्पाद जो है, बीज है, विभिन्न प्रकार के अन्य पदार्थ है, उसको आपने देखा होगा किसान जूट की बोरी में, बड़े बड़े धातुओं के टैंकरों में, बड़े बड़े धातुओं के पात्र में उसको सुरक्षित रखते हैं। अपने घर पे भी आपने देखा होगा स्टील की टंकी के अंदर सुरक्षित रखते हैं, जूट की बोरी के अंदर सुरक्षित रखते हैं। इसी प्रकार फसल से जो प्राप्त बीज है उनको सुरक्षित रखने के लिए जिस प्रक्रिया का या जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसका नाम है साइलो। क्या कहते हैं, साइलो। तो साइलो क्या है, कटाई के बाद प्राप्त बीजों के भंडारण के लिए जो प्रक्रिया या कि कह सकते हैं, कटाई के बाद जो बीज प्राप्त होते हैं उन बीजों को एकत्रित करना, सुरक्षित जगह पर भंडारित करना, भंडारण करना क्या कहलाता है, साइलो कहलाता है। बड़े बड़े भंडार कक्ष में उनको क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है। फिर उनको जहां पर इसका आवश्यकता है वहां पर इन बीजों का क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है। तो इस प्रकार इस पूरे टॉपिक में अपन ने कृषि पद्धतियों से रिलेटेड जितने भी बिंदु उसकी विस्तार रूप से चर्चा की। इस वीडियो में अपन ने जो पढ़ा है इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो और आपको ये घर पर इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। यदि इन प्रश्नों में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं उस पर आप मुझे
इन प्रश्नों के निवारण से संबंधित समस्या पूछ सकते हैं। धन्यवाद।